हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास पार्शियल फिजिक्स, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा लेक्चर है वो है रोटेशनल काइनेमेटिक्स के ऊपर बेसिक कंसेप्ट्स हैं। इस आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है एंड एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। एंगुलर वेलोसिटी को, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को और एंगुलर एक्सेलरेशन को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि एंगुलर पोजीशन क्या होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने एक डायग्राम बनाया है। मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया है, यहाँ पर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अगर आप इसको ए बी से लेबल नहीं करते तो आपकी मर्जी है, आप इसको P1 और P2 भी कह सकते हैं, मतलब पोजीशन P1 पोजीशन P2 या ए पोजीशन और बी पोजीशन, आप लेबलिंग किसी भी नाम से कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ये एक बॉडी है जो पोजीशन ए के ऊपर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये ए पोजीशन से मूव कर रहा है। तो अब देखिए स्टूडेंट, जब मूव करता है एक नई पोजीशन P1 पोजीशन से P2 पोजीशन पर जाता है तो उसने फ्रॉम एक्स एक्सिस एंगल थीटा बनाया है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देखिए स्टूडेंट, फ्रॉम एक्स एक्सिस ये एंगल बन रहा है। जब मैं यहां पर कहता हूं ना फ्रॉम एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, मतलब जो एक्स एक्सिस है वो उसका रेफरेंस एक्सिस है। हम अब बॉडी की जो पोजीशन बताएंगे भी कितनी पोजीशन है, हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बताएंगे, तो फिर एक्स एक्सिस क्या होगा, उसका रेफरेंस एक्सिस होगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर जो एंगल बनाया है इसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर पोजीशन कहते हैं, एंगल थ्रू विच पोजीशन वेक्टर। अब देखिए स्टूडेंट, यूं समझिए कि ये आपके पास क्या है, पोजीशन वेक्टर। पहले कहां पर था, यहां पर था, ये पोजीशन वेक्टर था। ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लिखा हुआ देखें, द एंगल थ्रू विच पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड विद रेस्पेक्ट टू सम चूजन रेफरेंस डायरेक्शन इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है जो बोर्ड मार्कर है। यूं समझिए कि ये पोजीशन वेक्टर है। पहले कहां पर था, ओ ए पे था या ओ P1, क्योंकि इनिशियल पोजीशन P1 से भी कह सकते हैं या ए से भी कह सकते हैं। सपोज P1 है तो यहां पर इनिशियल पोजीशन वेक्टर यहां पर है। अब इसने इसी रेफरेंस एक्सिस जहां से उसकी मोशन स्टार्ट हुई है वो उसका रेफरेंस एक्सिस बन जाएगा। यहां से मूव करता हुआ वो यहां पर नई पोजीशन पर आता है P2 के ऊपर। अब उस पोजीशन वेक्टर ने ड्यू टू इट्स मोशन जो उस सर्कल के सेंटर के ऊपर एंगल बनाया है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन। तो ये इस बॉडी की एंगुलर पोजीशन है। अब देखें, बॉडी मूव कर रहा है, अब यहां पर बॉडी जाएगा तब भी हम बॉडी की पोजीशन बताएंगे जहां से उसने मोशन स्टार्ट की है। तो अब वो उसकी क्या होगी, पोजीशन होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां तक बॉडी चला जाए, किसी भी पॉइंट पर होगा बॉडी, तो हम उसकी पोजीशन चेक करना चाहते हैं तो हम देखेंगे कितना एंगल कवर हुआ है और उसकी इनिशियल पोजीशन से एंगल को लेंगे हम। ठीक है, तो वो उसके पास क्या होती है, एंगुलर पोजीशन कहलाती है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। अब देखिए स्टूडेंट, सपोज एक बॉडी ए से बी पॉइंट तक मूव करता है। सपोज मैं यही इसी डायग्राम की बात करता हूं कि अगर बॉडी ए से बी तक जाता है और आर्क, ये आपको पता है सर्कल के ऊपर दो पॉइंट ड्रा करें, उन 2 पॉइंट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है वो आर्क लेंथ होती है और डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, एस। अब ये एंगल कितना सबटेंडेड हुआ है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, थीटा। अब थीटा एंगल कितना होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा। सपोज बॉडी बी से यहां नई पोजीशन पे चला जाता है सी पोजीशन के ऊपर, थीटा बढ़ेगा तो एंगल भी तो बढ़ेगा ना। यहां पर देखें, सपोज आपके पास बॉडी इनिशियल ये है, अब यहां पर आ गया है तो ये आर्क लेंथ है, ये थीटा सबटेंड हो गया है। इससे और आगे चला जाए इस पोजीशन के ऊपर तो आर्क लेंथ भी बढ़ेगी, थीटा भी बढ़ेगा। तो हम स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं जो आपके पास आर्क लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ठीक हो गया, एंगल पे डिपेंड करता है, आर्क लेंथ जितनी बढ़ती जाएगी उतना एंगल बढ़ता जाएगा, तो इसलिए हम एस प्रोपोर्शनल टू क्या कहते हैं, थीटा। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करें, इक्वल आ जाएगा और साथ कांस्टेंट क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आर क्या है, इसका रेडियस है और ये आर रेडियस ही क्या है, पोजीशन वेक्टर है। अब देखें स्टूडेंट्स, यहां पर मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, नेक्स्ट स्टेप में यहां से थीटा निकालना हो तो थीटा इज इक्वल टू, या इसी स्टेप में लिख देता हूं, थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, एस ओवर आर बन जाएगा। ठीक है,
थीटा इज इक्वल टू, यहां से फाइंड आउट करें, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा एस ओवर आर। ये थीटा क्या है आपके पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। देखिए स्टूडेंट्स, एक होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जब बॉडी स्ट्रेट जा रहा हो तो हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एस से या डी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब एंगुलर मोशन हो, सर्कुलर मोशन हो, उस केस में आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करना होगा, थीटा से रिप्रेजेंट करना होगा। अब देखिए स्टूडेंट, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, ये इसका क्या बन गया है, फार्मूला बन गया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट, अगर देखें सपोज पोजीशन ए पर था बॉडी, इसको P1 कह दें, इसको P2, इसको P3 कह दें, या ए बी सी कह दें, आप जिस नाम से रिप्रेजेंट करना चाहें आप। अब देखिए स्टूडेंट, जब बॉडी ए पोजीशन से बी पोजीशन पर जाता है तो उसने सपोज एंगल बनाया थीटा आई, ये उसका इनिशियल एंगल है। अब देखिए स्टूडेंट, जब बी से फर्दर सी पे जाता है, फिर उसका एंगल, क्योंकि जहां पर ही बॉडी बी पर होगा तब भी उसका एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस लेंगे। अगर बॉडी सी तक पहुंच गए फिर भी उसका एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस लेंगे। तो जब बॉडी बी पर है तो उसका एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस थीटा आई इनिशियल एंगल होगा। जब वो सी पर जाता है तो फिर उसका जो एंगल होगा फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस, तो उसका एंगल क्या होगा, थीटा एफ होगा, फाइनल एंगल होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके पास थीटा एफ जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बड़ा एंगल है। जब बॉडी सी पोजीशन पर पहुंच जाता है थीटा ग्रेटर होता है, जब ए से बी तक जाता है थीटा स्मॉलर है, और जब सी पर पहुंच जाता है एंगल ज्यादा हो गया, थीटा ग्रेटर हो गया, जिसको थीटा एफ से नाम रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब चेंज इन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखना होगा आपने, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डेल्टा आ जाएगा, क्योंकि आपको बताया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या है, थीटा। थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, जो कि यहां से आया हुआ है। और अगर आपने चेंज निकालनी हो, चेंज जब भी निकालते हैं किसी क्वांटिटी में तो उसका डेल्टा लिखते हैं, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है वो क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो उसके साथ हमने डेल्टा लिख दिया है। अब चेंज क्या होगा, आपके पास फाइनल एंगल माइनस इनिशियल एंगल, तो ये इस तरह आपके पास डेल्टा थीटा चेंज इन एंगल आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है, फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज पॉजिटिव। अब कैसे स्टूडेंट, याद रखिए स्टूडेंट, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो तो हम राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे वो भी नेक्स्ट जाकर बताते हैं। अब यहां पर देखें, पहले एक पॉइंट पढ़ लें, फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आपके पास क्या लिखा हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज पॉजिटिव, और दूसरे नंबर पर क्या है, फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज नेगेटिव। कैसे, अब यहां पर चेक करें स्टूडेंट्स, सपोज आपके पास ये एक बॉडी है, अब ये एक आपके पास रेफरेंस एक्सिस है, इसके अराउंड बॉडी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इसके यूं, इसको पर हम राइट हैंड रूल अप्लाई अगर करें तो राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे यूं। अगर आपके पास स्टूडेंट्स डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ द मोशन क्या होगी, आपके पास क्लॉकवाइज होगी। क्लॉकवाइज के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आपने क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो आप देखें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके लॉन्ग होगा, थंब के लॉन्ग, कर्ल ऑफ अ फिंगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन है। ठीक हो गया, कर्ल ऑफ फिंगर और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन है। और इसको हम यूं लेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होगा, थंब के लॉन्ग होगा। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स, डायग्राम भी बनाया हुआ है, तो पहले इस डायग्राम को देखते हैं फिर बाकी पॉइंट्स भी डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक बॉडी है। अब स्टूडेंट्स यहां पर जो आपके पास रोटेशन है यूं है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, इसको अगर राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो आपके पास क्या होना चाहिए, कर्ल ऑफ अ फिंगर शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन एंड थंब शुड बी इरेक्ट। थंब क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, जो कर्ल ऑफ अ फिंगर है किस तरह है, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। अगर कर्ल ऑफ फिंगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो थंब क्या होगा स्टूडेंट्स, अपवर्ड होगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यहां पर देखें तो अपवर्ड है, और अलोंग द एक्सिस ऑफ आपके पास बॉडी जो है उसके एक्सिस के अलोंग है, यहां पर लिखा हुआ भी है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, और यहां पर देखें जो थंब है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये वाला, ये अपवर्ड है, तो थंब अपवर्ड है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, राइट हैंड रूल पढ़ लें, होल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड
with the fingers curling in the direction of the rotation. डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन अगर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है तो कर्ल ऑफ फिंगर उसी के along हो, थंब शुड बी इरेक्ट। और वो थंब किसको इंडिकेट करेगा? डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर स्टूडेंट्स ऐसा हो कि अगर आपके पास डायरेक्शन क्या हो? क्लॉकवाइज हो, तो आप देखिए राइट हैंड रूल आपके पास यूं हो जाएगा, क्योंकि कर्ल ऑफ फिंगर किसके along होने चाहिए? डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन के along होनी चाहिए। तो थंब क्या है? आप यहां पर देखें स्टूडेंट, थंब क्या है? डाउनवर्ड। थंब क्या है? डाउनवर्ड। तो इस केस में आपके पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? डाउनवर्ड हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज में हम इसको नेगेटिव लेते हैं, डाउनवर्ड है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, अगर अपवर्ड है तो आपके पास पॉजिटिव, क्योंकि अपवर्ड में क्या है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, वो पॉजिटिव होगा, जो कि यहां पर मैंने लिखा हुआ भी है। इसी तरह अगर आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन है, ये वाली थंब डाउनवर्ड है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। किसके लिए? क्लॉकवाइज के लिए। तो यहां पर दो पॉइंट्स यहां पर मैंने लिखे हुए हैं। फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा डेल्टा थीटा इज टेकन एज पॉजिटिव। फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज नेगेटिव, जैसा कि आपको यहां पर रूल में, राइट हैंड रूल में अप्लाई करके बताया आपको। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम यूनिट पढ़ते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट की बात करें। देखिए स्टूडेंट, यहां पर एक फार्मूला लिखा हुआ है मैं, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। देखो इस, अगर इस फार्मूले से देखें ना, आपके पास थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, ये आपके पास आर्क लेंथ है, इसका यूनिट भी मीटर होता है, और रेडियस है उसका भी यूनिट क्या है? मीटर है। तो मीटर मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो फिर तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, हमने इसको कोई ना कोई यूनिट, इसको रिप्रेजेंट करना है किसी न किसी यूनिट से, कोई ना कोई यूनिट देना है। तो यहाँ पर इसको हम जो यूनिट नाम देते हैं वो कौन सा है? रेडियन है, डिग्री है, रेवोल्यूशन है। तीन यूनिट्स होते हैं जो यहाँ पर हम इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को देते हैं। लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल में स्टूडेंट्स इसका जो यूनिट है वो रेडियन है। क्लियर हो गया? अब देखिए स्टूडेंट, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर मैं सिंपल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, आपने पढ़ा हुआ है एंगुलर लीनियर है डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आपके पास मीटर में या किलोमीटर में आप करते हैं, ठीक हो, या सेंटीमीटर में करते हैं, मिलीमीटर में करते हैं, तो वो डिस्प्लेसमेंट है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वो लीनियर के लिए करते हैं। लेकिन ऐसे यूनिट लीनियर के लिए क्या था आपके पास? मीटर, ये ऐसे यूनिट था। इसी तरह स्टूडेंट्स, यहां पर आपके पास तीन यूनिट हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, रेडियन भी है, डिग्री भी है, रेवोल्यूशन भी है। लेकिन हमने ऐसे यूनिट कौन सा यूज करना है? रेडियन यूज करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, 1 रेडियन होता कितना है? अब देखिए स्टूडेंट्स, 1 रेडियन ये होता है कि अगर बॉडी पोजीशन ए से मूव करता है बी तक, और आर्क लेंथ, जब आर्क लेंथ आपको पता है सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट हो, उनके बिटवीन जो डिस्टेंस होता है वो आर्क लेंथ होती है। अगर स्टूडेंट्स आर्क लेंथ सर्कल के रेडियस के इक्वल आ जाए, फिर जो वो आर्क है सेंटर के ऊपर जो एंगल बनेगा, दैट एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है? 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब देखिए कब? बाय एन आर्क, और आर की लेंथ किसके इक्वल होना चाहिए? ये आर्क है ना ए बी, जिसको एस से रिप्रेजेंट कर किया हमने, ये एस जो है किसके इक्वल होना चाहिए? रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल होना चाहिए। मतलब आपके पास एस और आर क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो उस केस में आपके पास जो एंगल बनेगा सेंटर के ऊपर, उसे क्या कहेंगे हम? 1 रेडियन कहेंगे, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, देन इट इज कॉल्ड 1 रेडियन। इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? 1 रेडियन कहेंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए स्टूडेंट्स, ये था आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, इनका रिलेशन भी देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि मैंने 3 यूनिट लिखे हैं यहां पर, रेडियन, डिग्री, रेवोल्यूशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास जिस तरह रेडियन आपको बताया, इसी तरह जो डिग्री होता है, जब कोई बॉडी एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता है, हम उसका एंगल कितना कहते हैं? 360 डिग्री, वो डिग्री है आपके पास। इसी तरह रेवोल्यूशन, पूरा एक राउंड आपके पास क्या होता है? 1 रेवोल्यूशन होता है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसका रिलेशन रेडियन का किसके साथ? रेवोल्यूशन के साथ, फिर रेडियन का डिग्री के साथ। ठीक हो गया? पहले हम रेडियन का रिलेशन देखते हैं रेवोल्यूशन के साथ, फिर रेडियन का रिलेशन देखते हैं डिग्री के साथ। तो यहां पर स्टूडेंट्स मैंने लिखा है रिलेशन बिटवीन द रेडियन एंड रेवोल्यूशन। तो अब देखें स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रेडियन इन 1 रेवोल्यूशन।
नंबर ऑफ रेडियन, क्योंकि देखें स्टूडेंट्स मैंने रेडियन का रिलेशन बनाना है ना, तो रेडियन किसका यूनिट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या है, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है एस ओवर आर, ये किसका फार्मूला है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का है। तो यहाँ पर थीटा क्या है आपके पास, क्योंकि इसका यूनिट क्या बताया मैंने, रेडियन। तो आप देखिए स्टूडेंट यहाँ पर लिखता हूं नंबर ऑफ रेडियन इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू, यही फार्मूला एस ओवर आर अप्लाई किया, तो पूरे एक रेवोल्यूशन का स्टूडेंट्स जो आपके पास एक सर्कल होता है उसका जो टोटल डिस्टेंस होता है, तो एस जो होगा टोटल डिस्टेंस वो किसके इक्वल हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के। तो एस को मैं 2 पाई आर लिखता हूं, और नीचे आर है, आर के साथ आर कट हो जाएगा, तो 2 पाई क्या आ जाएगा, रेडियन। अब देखें 2 पाई रेडियन, नंबर ऑफ रेडियन इन वन रेवोल्यूशन, एक पूरे रेवोल्यूशन में नंबर ऑफ आपके पास रेडियन कितने होंगे, 2 पाई रेडियन। अब देखें स्टूडेंट्स इसको इक्वेशन 1 कह देता हूं। अब रिलेशन देखता हूं कि नेक्स्ट किसका, रेडियन एंड डिग्री का। अब देखिए नंबर ऑफ डिग्री इन वन रेवोल्यूशन कितने होता है, 360 डिग्री। अब देखें स्टूडेंट्स इस इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करता हूं, क्योंकि नंबर ऑफ रेडियन इन वन रेवोल्यूशन है, ये नंबर ऑफ डिग्री इन वन रेवोल्यूशन है, तो इन दोनों को इक्वल करता हूं ना, क्योंकि ये भी वन रेवोल्यूशन है, ये भी वन रेवोल्यूशन है, ये नंबर ऑफ रेडियन इन वन रेवोल्यूशन है, ये नंबर ऑफ डिग्री इन वन रेवोल्यूशन है। इन दोनों को, इन दोनों के फार्मूलाज को क्या करता हूं मैं, इक्वल करता हूं, कंपेयर करता हूं, तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो मेरे पास 2 पाई रेडियन 360 डिग्री आ गया। मैंने निकालना है 1 रेडियन, तो 1 रेडियन यहां पे लिखूंगा, 2 पाई मल्टीपल हो रहा है तो यहां पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, इनको मल्टीपल करके डिवाइड करता हूं तो यहां पर कितना आता है, 57.3 डिग्री। जब आप 2 को मल्टीपल करके इसको पर डिवाइड करेंगे 57.3 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री आ गया रिलेशन बिटवीन द रेडियन एंड डिग्री। अगर देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने 1 डिग्री फाइंड आउट करना हो तो आप ये आपके पास पूरे का पूरा जाकर इस साइड पर 1 पे डिवाइड हो जाएगा। 1 रेडियन के ऊपर कितना डिवाइड होगा, देखें चेक करें, मैंने 1 डिग्री निकाला, तो ये आपके पास 57.3 डिग्री है, ये पूरा जाकर इस साइड पर 1 रेडियन पे डिवाइड होगा, तो मेरे पास जो 1 डिग्री होता है 0.0174 रेडियन के इक्वल आ जाता है। तो ये जो है आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल आता है, ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है। पेपर्स में आपके पास ये 1 डिग्री का ऑप्शन होता है, वो कितने रेडियन के इक्वल होता है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स ये ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पेपर में, ये इंपॉर्टेंट बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, लिखा होता है प्रूव दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, ये आपने प्रूफ करना होता है। तो स्टूडेंट्स आपने यहां से स्टार्ट करना है, तो यहां से सॉल्व करते हुए आपने यहां तक आकर लिखना है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री प्रूफ करके देने हैं आपने। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय द राइट हैंड रूल। जैसा कि आपको पहले स्टार्ट में मैं बता चुका हूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके पास लीनियर वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, इसका वेलोसिटी। यहां पर एंगुलर वेलोसिटी है तो क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम कहेंगे ना आप। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का जो सिंबल होता है स्टूडेंट्स ओमेगा होता है। जिस तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल थीटा है, एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल ओमेगा है। तो लीनियर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर सेकंड इनवर्स होता है, या मीटर ओवर सेकंड या मीटर पर सेकंड पढ़ते हैं आप। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, रेडियन पर सेकंड, डिग्री पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर सेकंड, किसका यूनिट बन जाएगा आपके पास, एंगुलर वेलोसिटी का। तो इसलिए स्टूडेंट्स मैंने लिखा, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ना यहाँ पर, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय टाइम, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के 3 यूनिट हैं, तीनों के ऊपर टाइम डिवाइड करोगे तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी के भी 3 यूनिट्स आएंगे। तो चेक करें, रेडियन पर सेकंड बनेगा, वहां पर डिग्री पर सेकंड बनेगा, रेवोल्यूशन पर सेकंड बनेगा। इन तीनों में से ऐसे यूनिट क्या था, रेडियन था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, तो वेलोसिटी भी क्या होगी आपके पास, ऐसे यूनिट रेडियन पर सेकंड होगा। क्लियर हो गया। अब इसको हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये तो आपके पास एसआई यूनिट आ गए, आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई, एक होती नेक्स्ट आपके पास फ्रेंड्स एवरेज एंगुलर वेलोसिटी।
एवरेज का देखें लफ्ज जब भी आता है स्टूडेंट्स, आपने क्या करना होता है, टोटल वैल्यू लेनी होती है। अब टोटल वैल्यू किसकी, उसके फार्मूले में है क्या, एंगुलर वेलोसिटी में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और नीचे क्या है, टाइम है। तो हम ये कहेंगे टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज के लिए हम टोटल वैल्यू को ऐड करते हैं और टोटल टाइम को डिवाइड करते हैं। तो यहां पर चेक करें स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखा था, एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टोटल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ये वेलोसिटी जो होती है स्टूडेंट्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ली जाती है, किसी स्मॉल इंटरवल के अंदर वेलोसिटी ली जाती है। तो उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इतना छोटा हो कि सच दैट टाइम अप्रोचेस टू जीरो, इतना स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम हो, बहुत छोटा टाइम हो, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इतना हो कि आपके पास उस टाइम को आप कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली क्या है, वो जीरो के इक्वल है। तो उस टाइम के अंदर, इतने स्मॉल टाइम के अंदर अगर कोई वेलोसिटी, अगर कोई डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, such that delta t approaches to zero is called instantaneous angular velocity। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एवरेज लिखा था av, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या है, यहाँ पर आपके पास ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल डेल्टा थीटा और डेल्टा टी। एवरेज के लिए हमने av लिख लिया था। अब इंस्टेंटेनियस से तो ins लिख दूंगा, इज इक्वल, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट्स सच दैट टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो इसलिए लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी आपको टाइम के ऊपर, लाइन लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, किसके ऊपर, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, यही फार्मूला है ना आपके पास। तो इंस्टेंटेनियस के लिए लिमिट अप्लाई कर देंगे, ये जो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में है, सच दैट लिमिट आपके पास लिखा हुआ है डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, देन सच टाइप ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब देखिए स्टूडेंट, जैसा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी थी, उसकी डायरेक्शन हमने राइट हैंड रूल अप्लाई करके फाइंड आउट की। अब हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप चेक करें, मैंने दो डायग्राम बनाए हैं, एक है फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एक है क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को देख लें, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को देख लें, तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसकी आपने वेलोसिटी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो तो आपने राइट हैंड अपना लेना है, तो एक्सेस के ऊपर रख लेना है, ठीक हो गया। जो भी उसका एक्सेस है, आप यूं एक्सेस लेते हैं, यूं लेते हैं, तो उसके ऊपर आपने हाथ रख लेना है यूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, थंब स्ट्रेट होना चाहिए, कर्ल ऑफ फिंगर को रोटेट करें अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो थंब क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है, तो आउट ऑफ द प्लेन आपके पास एंगुलर वेलोसिटी होगी। कर्ल ऑफ फिंगर रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन को और थंब इंडिकेट करता है एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को। तो इस केस में देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, थंब जो है आउट ऑफ द प्लेन है, तो एंगुलर वेलोसिटी को क्या लेंगे हम स्टूडेंट्स, पॉजिटिव लेंगे। आप चेक करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ भी है फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी विल बी टेकन आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज है एंड टेकन एज पॉजिटिव, आउट ऑफ द पेज है तो इसको क्या लेंगे हम, एंड टेकन एज पॉजिटिव। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट ये इसको चेक करें, इसके ऊपर जब अगर हाथ रखेंगे तो आपके पास देखो, इसके ऊपर हाथ रखेंगे यूं, तो आपके पास कर्ल ऑफ फिंगर क्या है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन है, और थंब को चेक करें स्टूडेंट्स, इनटू द प्लेन है, तो यहां पर चेक करें फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन आपके पास द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी इज इनटू द प्लेन, और इनटू द प्लेन है आपके पास, दैट इज टेकन एज नेगेटिव एंड टेकन एज नेगेटिव। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब जो है डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट एंगुलर एक्सेलरेशन को। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं जी। अब जो है स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने डिफाइन किया था एंगुलर वेलोसिटी को, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी,
और यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसा कि स्टूडेंट्स आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, आप ये कहते हैं ना। तो आपके पास यहां पर क्या है, एक लफ्ज लगा हुआ है एंगुलर, तो यहां पर आप क्या कहेंगे फिर इसको? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, एंगुलर एक्सेलरेशन का जो सिंबल है वो अल्फा होता है। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज है क्योंकि डेल्टा लिखा हुआ है, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि नीचे टाइम भी तो डिवाइड हो रहा है, तो वेलोसिटी में भी चेंज है, एंगुलर वेलोसिटी में भी चेंज है, डेल्टा लिखा हुआ है, और टाइम के साथ भी डेल्टा है, टाइम में भी चेंज है, तो इसे लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा सिंबल है स्टूडेंट्स एंगुलर एक्सेलरेशन का। जैसे लीनियर एक्सेलरेशन का सिंबल होता है आपके पास ए, आप लीनियर एक्सेलरेशन हो तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल अल्फा होता है। आपके पास यहां पर डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी है। एंगुलर वेलोसिटी का स्टूडेंट्स आपने फार्मूला पढ़ा था रेडियन पर सेकेंड। अब आपके पास क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, अगर आप रेडियन पर सेकेंड इसका कहते हैं तो नीचे टाइम एक और है, उसका सेकंड जाकर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए रेडियन पर सेकंड स्क्वायर कहेंगे आप। तो इसी तरह डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास जो डेल्टा ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस पे डिवाइड एक और टाइम हो रहा है सेकंड, तो सेकंड मल्टीपल सेकंड, सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। अब डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, बट एसए यूनिट ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन इज द रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। जिस तरह एंगुलर वेलोसिटी का एसए यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास क्या है, इंस्टेंटेनियस एवरेज एक्सेलरेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, जिस क्वांटिटी के साथ इंस्टेंटेनियस लगा हुआ हो, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, वो क्वांटिटी हम मेजरमेंट कर रहे हैं इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। इतना शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है कि सच दैट टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो। इतने शॉर्ट टाइम में हम जिस क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं तो उसके साथ हम उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं उसको, ठीक है। अब इसलिए देखिए स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस एवरेज एक्सेलरेशन है, तो यहां पर हम एक्सेलरेशन को मेजरमेंट करेंगे वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जैसा कि हमने स्टूडेंट्स किया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी for very short time interval such that time delta t approaches to zero is called instantaneous angular acceleration। अब देखें स्टूडेंट्स ने बताया है कि टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट है, स्मॉल है, तो उस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम को लिखा हुआ भी है कि सच दैट डेल्टा टी टाइम में जो चेंज है ये अप्रोचेस टू जीरो है। तो इसलिए स्टूडेंट्स फार्मूला तो आपने यही लिखा अल्फा, आपने यहाँ पर क्या लिखना है, सिंबल अल्फा लिखना है, और अल्फा लिखा, अब इंस्टेंटेनियस लिख दिया इज इक्वल टू, क्योंकि शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, बाकी साथ देखें डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी एज इट आ गया, क्लियर। अब देखें स्टूडेंट नेक्स्ट, यहां पर मैंने बताया है कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे एंगुलर आपके पास डिस्प्लेसमेंट था स्टूडेंट्स, वो वेक्टर क्वांटिटी थी, एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, और एंगुलर एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। इस वेक्टर क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए हम राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, राइट हैंड रूल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो कैसे डायरेक्शन आएगी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखनी है तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन देख रहे हैं आप, ठीक है। अगर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर एक बॉडी है, यहां पर एक सर्कल में मूव कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, इसके ऊपर अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो यहां पर आपने थंब रखना है। कैसे रखना है थंब स्टूडेंट्स, कि आपका जो थंब है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर आ जाए। सपोज देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं कहता हूं कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस, तो ये क्या आपके पास है, जेड एक्सिस है ना। अगर आपने यहां पर अपने राइट हैंड रखा और कर्ल ऑफ फिंगर आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन, और डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, थंब जो है आपका आउट ऑफ द पेज है, तो कर्ल ऑफ फिंगर डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और थंब इंडिकेट करता है एंगुलर वेलोसिटी को। एंगुलर वेलोसिटी आउट ऑफ द पेज है, और जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी एंगुलर वेलोसिटी के अलोंग होता है। तो यहां पर देखें स्टूडेंट्स, मैंने एंगुलर वेलोसिटी जो कि आउट ऑफ द पेज है,
आउट ऑफ द पेज ये आपके पास W रिप्रेजेंट किया हुआ है Z एक्सेस के नाम। बेसिकली ये Z एक्सेस कैसा है, ये X एक्सेस है, ये Y एक्सेस है, Z एक्सेस आपको शो ऐसा हो रहा है कि जैसे इस डायरेक्शन में जा रहा है। बेसिकली ये Z एक्सेस है। तो मेगा एंगुलर वेलोसिटी ये है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। अगर स्टूडेंट्स याद रखें कि एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब इस केस में भी चेक करें, एंटी क्लॉकवाइज में भी इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास जो क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन में आप चेक करें तो क्लॉकवाइज रोटेशन ऐसे है और थंब क्या है, इनटू द पेज, इनटू द प्लेन ऑफ द पेज, और डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज अलोंग द कर्ल ऑफ अ फिंगर। क्लॉकवाइज रोटेशन, थंब इनटू द पेज, थंब किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर वेलोसिटी को, और एंगुलर वेलोसिटी के अलोंग एंगुलर एक्सेलरेशन है। और फिर दोनों केसेस में चाहे क्लॉकवाइज रोटेशन हो या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो, अगर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो हम एंगुलर एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेते हैं, अगर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो आप एंगुलर एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेंगे। क्लियर हो गया? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।